विभाग बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र राय। बड़ा ही दुखद गमगीन माहौल है। लॉकडाउन के चलते पलायन कर रहे मजदूरों के ऊपर से रात को एक ट्रेन गुजर जाती है, पूरा का पूरा काफिला मजदूरों का कट जाता है। हम विनम्रतापूर्वक उन मजदूरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तत्पश्चात हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान में छात्र राजनीति की बात किए हुए बगैर किसी भी टॉपिक पर चर्चा करना शायद कमजोर सा पड़ता है। अलग अलग राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी छात्र इकाइयों को संगठित करते हुए छात्र राजनीति करवाते हैं। कांग्रेस की तरफ से NSY के बच्चे छात्र अपनी राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भी छात्र राजनीति में हिस्सा लेते हैं। हमारे दमों में एक ऐसा राजनीतिक संगठन जिसे कहें कि उसको राजनीति की आवश्यकता पड़ने लगी, ऐसा लगने लगा उसके आंदोलन, उसके स्वरूप देख के, जो विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक एक संगठन है। हम आज उस संगठन के जिलाध्यक्ष से रूबरू होंगे। हमारे साथ छात्र क्रांति दल के जिलाध्यक्ष भाई कृष्णा पटेल जी शामिल है। आज की परिचर्चा में हम कृष्णा भाई से सीधे मुखातिब होते हुए पूछेंगे, आखिर क्या आवश्यकता पड़ती है छात्रों के लिए राजनीति की? जैसा कि विदित है कि अगर हमारे संपूर्ण भारत देश में चाहे कोई राजनीतिक दल हो या कोई व्यक्ति हो, वो हमेशा ही बोलते हैं कि युवा हमारे भारत देश का भविष्य है। परंतु वर्तमान स्थिति में जो युवाओं का भविष्य है वह संसद और विधानसभाओं से तय होता है। तो अति आवश्यकता पड़ती है वर्तमान समय के नवयुवाओं के लिए कि वो छात्र राजनीति के माध्यम से कैसे राजनीतिक क्षेत्र में जाकर जहां पर कानून नियम सरकारों के माध्यम से तय होते हैं और बनाए जाते हैं, उन विधानसभाओं तक और उन लोकसभाओं तक पहुंचकर वह एक स्वच्छ और सुंदर राजनीति का परिचय दें। कृष्णा भैया, आपका संगठन क्या केवल दमोह जिले तक सीमित है या इस प्रदेश स्तर पर काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है? आपने छात्र क्रांति दल के रूप में एक छात्र संगठन बनाया, उसका कार्य का क्षेत्र, सीमाएं क्या हैं? छात्र क्रांति दल सर्वप्रथम एक गैर राजनीतिक समाज सेवी छात्र हितैषी संगठन है। इसका गठन हम लोगों ने लगभग 12 जनवरी 2015 को पंजीकृत करवाकर इसका गठन किया गया। जो नवयुवा लगभग 18 से 25-30 साल के नवयुवा और छात्र हैं, उन्हें हमने इस संगठन को जोड़कर लगभग दमोह जिले के 7 विकास खंड हैं, 7 विकास खंडों में हमारा संगठन क्रियान्वित है। अभी वर्तमान में आगामी रूपरेखा है कि लॉकडाउन के बाद जैसी स्थितियां सामान्य होंगी, हमारा संगठन सागर संभाग के सभी 5 जिलों में अपने गठन कर छात्रों को बिना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए उनकी प्रमुख समस्याओं को शासन, प्रशासन और सरकार के मध्य हम कैसे अपने संगठन के माध्यम से रखें, इस हेतु ये संगठन बनाया गया। अभी तक ऐसे क्या क्या कार्य आपके संगठन के द्वारा किए गए, विशेषकर ऐसी उपलब्धियां बताएं जिसमें आपको सफलता हासिल हुई हो, छात्रों का हित हुआ हो? संगठन के माध्यम से ऐसे प्रमुख जो संगठन की मांगे होती हैं, छात्रों की जो प्रमुख समस्याएं होती हैं, उनको लेकर हम लोगों ने, सरकार किसी की भी रही हो, परंतु हमने विद्यार्थियों की जो परेशानियां रही हैं उनको लेकर कई मांगे उठाई। जैसे कि विदित है कि संपूर्ण प्रदेश में जो शासकीय महाविद्यालय हैं उनमें अनुशासन के लिए सबसे प्रमुख होता है कि ड्रेस कोड लागू किया जाए। हम लोग लगातार 3 वर्षों से संगठन के माध्यम से मुहिम चला रहे थे कि प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू किया जाए। 1.5 वर्ष पूर्व उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से आदेश भी जारी किया गया कि ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, परंतु किन्हीं कारणवश प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों ने कोऑपरेट नहीं किया गया और वह लागू नहीं हुआ। परंतु दमोह के PG कॉलेज जो जिले का अग्रणी महाविद्यालय है, तो संगठन के माध्यम से प्रमुखता से लगातार 1.5 वर्ष जो आंदोलन किए गए वो छात्र हित में किए गए कि ड्रेस कोड लागू होगा तो जो असामाजिक तत्व शासकीय महाविद्यालय प्रांगण में प्रवेश कर वातावरण प्रदूषित करते हैं, ड्रेस कोड के माध्यम से वह अनुशासन में रहें। तो PG कॉलेज के माध्यम से ड्रेस कोड लागू किया गया है। संभवतः नया सत्र जो जुलाई अगस्त से नया सत्र
महाविद्यालय का प्रारंभ होगा उसमें ड्रेस कोड पीजी कॉलेज के विद्यार्थी पहनकर मिलेंगे। इसके साथ ही एक ताजा घटनाक्रम है कि लगभग 3 दिन पूर्व महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है दमोह जिले के समस्त निजी और शासकीय महाविद्यालय उससे मान्यता प्राप्त हैं। तो जब पूरा देश इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रतिभागियों को अपना परीक्षा फॉर्म भरने हेतु आदेशित किया जाता है। यह विचारणीय प्रश्न है कि हम सभी टोटल लॉकडाउन के कारण अपने घर में सुरक्षित हैं और दूसरों को हम लोग मार्गदर्शित करना चाहते हैं कि सभी लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी स्थिति में बुद्धिजीवी कुलपति के महोदय के माध्यम से इस प्रकार का आदेश जारी करना निश्चित ही गलत है। संगठन के माध्यम से 6 दिनों में लगातार 2 ज्ञापन दिए गए और परसों चेतावनीपूर्ण ज्ञापन कुलपति के नाम हमने सौंपा कि यदि 48 घंटे के भीतर परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी तो हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तो विश्वविद्यालय प्रबंधन के माध्यम से परसों रात्रि में एक आदेश जारी किया गया और छात्र हित और छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए छात्र क्रांति दल के हित में 10 दिन परीक्षा फॉर्म की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। बेहतरीन उपलब्धियां आपकी इन कार्यों के द्वारा ग्राउंड लेवल पर यदि परिलक्षित होती हैं तो काबिल तारीफ है, उत्साहवर्धन होना चाहिए आप लोगों का। शिक्षा सत्र जब शुरू होता है जुलाई अगस्त में, उसके बाद एक कैलेंडर आता है उच्च शिक्षा विभाग में छात्र संघ के चुनाव को लेकर। जब आपने कहा कि हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, ना हम विद्यार्थी परिषद की तरह किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं और ना हम कांग्रेस की तरह किसी NSUI संगठन को बिलोंग करते हैं, तो छात्र संघ के चुनाव में आपके संगठन की क्या भूमिका हम देखेंगे? निश्चित ही हमारे संगठन की मांग रही है कि अगर यदि सही युवाओं के लिए राजनीतिक रूप में उन्हें तैयार करना है तो सर्वप्रथम हमें छात्र राजनीति में ही जाना होगा। संगठन की मांग रही विगत कई वर्षों तक छात्र संघ चुनाव जो किन्हीं कारणवश बंद करवा दिए गए थे उन्हें पुनः चालू किया जाए। यदि प्रदेश की वर्तमान सरकार छात्र संघ चुनाव करती है तो जिले के जितने भी निजी और शासकीय महाविद्यालय हैं, छात्र क्रांति दल गैर राजनीतिक रूप से अपने कैंडिडेट उतारेगा और छात्र संघ चुनाव फाइट करेगा। तो फिर ये तो विवादास्पद निर्णय नहीं हो गया? आपने कहा हम राजनीति से दूर रहेंगे, राजनीतिक संगठन नहीं है, और जब आपका संगठन राजनीतिक नहीं है और वो चुनाव में उतर रहा है, और चुनाव में तो उतरने के बाद राजनीतिक हो ही जाएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 2 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठन हैं और उनके अनुशासनिक संगठन के माध्यम से 2 छात्र संगठन कार्य कर रहे हैं, परंतु विद्यार्थियों के लिए तीसरा ऑप्शन चाहिए है कि किसी राजनीतिक दल से बिलोंग ना करें हम, बिना किसी राजनीतिक व्यक्ति के संरक्षण में ना रहते हुए भी अपना कार्य उन विद्यार्थियों की मांगे हम शासन प्रशासन सरकार के मध्य कैसे रख सकें। तो निश्चित ही मैं उन सभी विद्यार्थियों को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमारा संगठन भविष्य में हमेशा ही गैर राजनीतिक बिना किसी दल के संरक्षण में और न ही किसी के निर्देशन में रहकर आपकी बात गैर राजनीतिक रूप से प्रशासन शासन सरकार के मध्य रखने का प्रयास करेगा। मतलब ये तय माना जाए आप लोग आने वाले छात्र संघ के चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि यदि हमें साफ और स्वच्छ राजनीति करना है और नव युवाओं को छात्र राजनीति के माध्यम से देश की संसद और विधानसभा पहुंचाने का मार्ग उनका प्रशस्त करना है तो युवाओं के लिए हमें आगे आना होगा ताकि हम गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से और युवाओं को साफ स्वच्छ राजनीति करने का रास्ता साफ कर सकें। छात्रों के हितों की जब आप राजनीति करते हैं, ऐसी क्या दिक्कतें और अड़चनों का सामना करना पड़ता है? जैसा कि वजह था कि सरकार जो प्रदेश की सरकारें होती हैं, केंद्र की सरकारें होती हैं, चाहे वो किसी भी दल की हों, तो उनका जो अनुषंगिक छात्र संगठन होता है निश्चित रूप से वो प्रभावशील होता है संपूर्ण प्रदेश में और जिले में। तो जब हम कई मांगे ऐसी होती हैं कि हम कई मांगों को उठाते हैं प्रशासन शासन के मध्य, परंतु वही बात अगर हम 1 या 1.5 वर्ष से वो संघर्षशील हैं और कोई राजनीतिक दल का अनुषंगिक छात्र संगठन बात अगर रखता है तो उन्हें वर्तमान प्रशासन के माध्यम से उन्हें संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। परंतु हम लोग साफ और स्वच्छ राजनीति करने वाले, छात्र राजनीति करने वाले युवा हैं, तो हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि छात्र हितों में हम अच्छे कार्य कर सकें। एकाध कोई घटना आपके साथ, आपके संगठन के साथ कभी ऐसी हुई हो जिसमें आपको कानून के रूप से प्रेशर आया हो? या कई बार देखा जाता है जब छात्र संगठन ऐसे कार्य करने लगते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन,
तो क्या आपके संगठन के द्वारा कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया हो और किसी प्रकार का पुलिस प्रकरण बना हो, किसी प्रकार की आप लोगों के ऊपर चार्जेस लगे हों, कुछ ऐसा अनुभव, कटु अनुभव जो आपके साथ बीता हो या आपके संगठन ने झेला हो, वो शेयर कीजिए। छात्र क्रांति दल के माध्यम से निश्चित ही छात्र हित में हम लोगों ने कई आंदोलन किए, परंतु इन 3 वर्षों में एक महत्वपूर्ण आंदोलन छात्र और युवाओं के हित में हमने किया। जैसा कि विदित है कि 40 वर्षों से दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में माइसेम सीमेंट फैक्ट्री है, परंतु ये दमोह जिले के समस्त युवाओं को और सभी लोगों को इस चीज की जानकारी है कि स्थानीय युवाओं के लिए उसमें रोजगार की बहुत ही कमी है। बाहर के लोग आते हैं, रोजगार करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लेबर है, परंतु स्थानीय लोगों को वहां प्राथमिकता नहीं दी जाती है। संगठन के माध्यम से 3 वर्षों से मांग उठाई जा रही थी कि स्थानीय लोगों के लिए 90% रोजगार स्थानीय लोगों के लिए और युवाओं के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही हमें जानकारी लगी थी कि फैक्ट्री के माध्यम से निजी विद्यालय भी संचालित है, ज्ञानोदय विद्या मंदिर नरसिंहगढ़। उनके विद्यार्थियों के माध्यम से संगठन के बारे में संगठन के पास कई ऐसी प्रमुख बातें बताई गई, जिसमें प्राचार्य महोदय जो वहां के हैं उनकी कई आपत्तिजनक चीजें हम सबके सामने आई। जब हमने पूरी जांच पड़ताल की, आरटीआई के तहत पुख्ता दस्तावेज एकत्रित किए, तो उसमें हमें जानकारी स्पष्ट तौर से समझ में आई कि जितने भी प्राचार्य के पास मार्कशीटें फर्जी हैं, संपूर्ण मार्कशीटें फर्जी पाई गई। हम लोगों के माध्यम से 3 वर्षों से कई शिकायतें की गई। प्रदेश के मुखिया से मिला गया, वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री से, कलेक्टर से और एसपी से, परंतु जब हमें अंतिम रूप से सफलता नहीं मिली और जो नरसिंहगढ़ चौकी के थाना प्रभारी वर्तमान थे, उनका जो जांच प्रतिवेदन ने जांच की थी, जिसने डीजीपी भोपाल तक गए, हम लोग मुख्यमंत्री से शिकायत की। मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से डीजीपी भोपाल को पत्राचार किया गया कि सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाए और जांच स्पष्ट साफ की जाए। तो वर्तमान थाना प्रभारी को जांच सौंपी गई। उस जांच में उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्राचार्य द्वारा प्राप्त समस्त डिग्रियां फर्जी हैं, कूट रचित पाई गई हैं, मामला पंजीबद्ध किया जाए। परंतु जिला पुलिस बल के माध्यम से किन्हीं कारणवश उस प्राचार्य को बचाने का प्रयास किया गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छात्र क्रांति दल के माध्यम से 2018 विधानसभा निर्वाचन के दौरान, चूंकि आचार संहिता का समय था, संगठन के माध्यम से बृहद आंदोलन किया गया। प्रशासन को उस चीज से अवगत कराया गया था कि हम 4 दिन के पूर्व जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर और एसपी महोदय के जिला स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसके बाद ही हम लोग जैसे ही पुतला दहन का आयोजन किया, इसके बाद ही प्रशासन के माध्यम से हम लोग के ऊपर कई धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, ताकि युवाओं की बात और फर्जी प्राचार्य और जो फैक्ट्री के माध्यम से जो युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है, यह युवा संगठन फैक्ट्री की बदनामी ना करे, प्राचार्य को जेल की सलाखों के पीछे ना जाना पड़े, इसलिए संगठन को दबाने का प्रयास किया जाए। परंतु हमें भारतीय कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। हम कोर्ट में केस निरंतर जारी है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा संगठन पूर्णतः निर्दोष पाया जाएगा। मतलब आप लोगों को ये एहसास है कि हम जब छात्र हित की राजनीति करेंगे तो इस प्रकार के कई दौर आरोप और प्रत्यारोप के आपके संगठन पर लगते आए हैं और आप उनकी कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में ही कहा कि भारतीय संविधान और भारतीय कानून व्यवस्था पर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मेरा मानना है कि संगठन हम पूर्ण कानून के दायरे में चलाते हैं, संविधान के दायरे में चलाते हैं। जब हम स्वयं और हमारा संगठन कोई गलत कार्य नहीं करता है तो हम किसी के गलत कार्यों को सहन भी नहीं करेंगे। यदि बात कागज और कलम की आती है तो हम कागज और कलम से कार्य करते हैं, और बात अगर आंदोलन या क्रांति की आएगी तो हमारा संगठन सदैव क्रांति का जनक रहा है। देश के महापुरुष और क्रांतिकारी इस संगठन के मार्गदर्शक हैं। तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर अगर हमें विश्वास है तो हम कानूनी लड़ाई लड़कर उन विरोधियों को परास्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। कृष्णा जी, लॉकडाउन चल रहा है, हम लॉकडाउन पीरियड में आपके किए कार्यों की चर्चा तो बाद में करेंगे। हम इसके पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने छात्र संगठन के रूप में सामाजिक गतिविधियों में भी हिस्सा लिया होगा। ऐसे क्या क्या कार्य आपके संगठन के द्वारा दमोह शहर में किए गए जो उल्लेखनीय हों? संगठन के माध्यम से बहुत से आयोजन होते हैं। देश के महापुरुष और वीर क्रांतिकारियों के समर्पित हम लोग अष्ट क्रांति महोत्सव करवाते हैं। देश की भारतीय सेना जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, दमोह में इस प्रकार के आयोजन नहीं होते थे। इसलिए संगठन ने इस बार सोचा कि देश के महापुरुष और क्रांतिकारियों के साथ साथ भारतीय सेना को समर्पित आयोजन होने चाहिए और युवाओं में वो जज्बा आना चाहिए कि भारतीय सेना में जाने हेतु प्रेरित
इस हेतु रन फॉर आर्मी का आयोजन किया गया। संगठन के माध्यम से विगत 5 वर्षों से दी जीनियस ऑफ दमोह जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि दमोह जिले के लगभग 10,000 से 12,000 प्रतिभागी हमारे संगठन से, संगठन की विचारधारा से कैसे जुड़ सकें और कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। यह हमारी उपलब्धि है कि 5 वर्षों के त्याग और तपस्या का परिणाम है कि इस वर्ष की प्रतियोगिता के संरक्षक के रूप में और इस प्रतियोगिता का संपूर्ण नेतृत्व और जिसके पंपलेट का विमोचन वर्तमान सरकार के जो मुख्यमंत्री थे माननीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद हमें इस बार प्राप्त हुआ था। इतने कार्यक्रम आप करते हैं, आपको फंडिंग की आवश्यकता पड़ती होगी, कैसे जुटाते हैं? अर्थ की व्यवस्था हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए होती है, कहाँ से पैसा आता है? जब हम कोई अच्छा कार्य करने निकलते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे लोग भी हमें मिलते हैं और हमारा शहर हमेशा से ही सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने वाला शहर रहा है। हम सबके आजीवन संरक्षक थे जो पूर्व विधायक रहे दमोह के आदरणीय आनंद श्रीवास्तव जी। उन सभी के पद चिन्हों और उनके आशीर्वाद से निरंतर ही हमारे संगठन के माध्यम से अच्छे कार्य करने का हमें जज्बा मिला है। छात्र क्रांति दल के जितने भी सदस्य और पदाधिकारी गण जो हैं संगठन में, लगभग 18 सदस्य पूरे जिले में 7 विकास खंडों में इकाइयां हैं। संपूर्ण संगठन जो है केवल सभी पदाधिकारियों और संगठन के कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर है। तो जब भी कोई आयोजन होता है तो आपस में कंट्रीब्यूशन किया जाता है और शहर के कई ऐसे दानी पुण्य लोग हैं और सामाजिक क्षेत्र में करने वाले वृहद लोग हैं जो हमारा सहयोग बढ़ चढ़कर करते हैं। कृष्णा जी, आप युवा हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं। वर्तमान का दौर सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। छात्र इकाइयां भी मोबाइल का उपयोग करती हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब चीज़ों पर आपकी भी पकड़ रहती होगी। आखिर क्या संदेश जा रहा है लोगों में सोशल मीडिया के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के बाद? दूसरी चीज, कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप सब में। क्या क्या दुष्परिणाम इसके सामने उभर कर आ रहे हैं और क्या क्या पॉजिटिव चीज जो आप उससे सीख पा रहे हैं? क्या अनुभव है आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब चीजों को लेकर? निश्चित तौर पर भाई साहब, जब से डिजिटल इंडिया का दौर चालू हुआ है, डिजिटल क्रांति कहा जाए उसके लिए, तो वर्तमान समय में बहुत से प्रकार के एंड्रॉयड फोन भी जारी किए गए हैं। दो पहलू आपने जो बताए निश्चित रूप से सही बताया आपने कि एक दुष्प्रभाव है और एक सकारात्मक है। वर्तमान परिस्थिति में आपने देखा होगा कि जब भी कोई ज्वलंत समस्या हमारे देश पर होती है तो सबसे बड़ी कमी जो मुझे दुष्प्रभाव लगता है कि जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है, जिन्हें हम लोग जागरूक करने का निरंतर प्रयास हम लोग का जारी है, कि उत्तेजना में आकर वर्तमान की परिस्थितियों और जो घटना घटित हुई है उसकी पूर्ण जानकारी लिए बिना जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका दुरुपयोग करने का क्रम ये है कि आपने कोई चीज बिना सोचे समझे फेसबुक के माध्यम से आपको किसी प्रकार का कमेंट जारी कर देना और जिसके दुष्परिणाम आपको भविष्य में भी प्राप्त होते हैं। और कई ऐसे सार्थक पहलू हैं कि आज जैसे कि हम अपनी बात यहाँ से कहें और संपूर्ण भारतवर्ष और पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है। हमारा संगठन के माध्यम से भी डिजिटल इंडिया सहित बहुत से चीजें प्रारंभ की गई। लोगों को सकारात्मक चीजें बताने का हम लोग का प्रयास रहा है। तो युवाओं से भी मेरा आग्रह है कि उत्तेजना में आकर किसी ऐसी टिप्पणी से आप बचें जिसके परिणाम आपको भविष्य में घातक हो। कृष्णा जी, ये मोटा मोटी आपने चर्चा कर दी। आप फेसबुक ज्वाइन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, आपको बड़ी खुशी होती है कि हमारे 5,000 फ्रेंड्स बन चुके हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, चाहे हम हों चाहे आप हों, आप फेसबुक पर अपने 5,000 फ्रेंड्स बना के दावेदारी करते हैं कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे फ्रेंड्स 5,000 हो गए। लेकिन चैलेंज है, आप शायद ही उसमें से 1,500 या 2,000 व्यक्तियों से कभी रूबरू हुए हैं। कई चीजें ऐसी सामने नहीं आती कि जिनको आप जानते नहीं हैं। केवल एक रिक्वेस्ट आई आपके पास, आप ये भी नहीं देखते कि वो हमारे शहर का है या नहीं है, उसकी फोटो उसने अपनी डीपी में लगाई है या नहीं लगाई है। आप खट से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कंफर्म करते हैं और आप अपनी संख्या बढ़ाते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्किल को बढ़ाना चाहिए मैक्सिमम
जो संख्या दी जाती है कि 5000 फ्रेंड्स आपके फेसबुक में हो सकते हैं। ये दौर चल रहा है आजकल फेक आईडी का। फेक आईडियों के माध्यम से अपना चेहरा छुपाकर, हम अपना चेहरा नहीं लगाते वहां पे, हम नाम किसी और का उपयोग करते हैं और एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। क्या दुष्परिणाम उभर के सामने आ रहे हैं इन फेक आईडियों के, और इनसे बचने के क्या उपाय हैं? सर्वप्रथम जो साइबर सेल जिला स्तर पर मुख्यालय बनाए गए हैं, साइबर सेल को एक्टिव रहना होगा और उनके पास विभिन्न प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें एक्टिव करने के माध्यम से उनको निश्चित रूप से इस प्रकार की आईडियों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कानून व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं, परंतु हमारे जिले में ही कई घटनाएं ऐसी घटित होती हैं कि फेक आईडी और फेक किसी की डीपी, कोई व्यक्ति मुंबई या दिल्ली का है, उसकी फोटो लगाकर किसी अननोन व्यक्ति के मोबाइल नंबर या नाम से आप आईडी बनाते हैं और आप अपनी, यदि आपका किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत विवाद है तो उस आईडी या उसके माध्यम से आप कमेंट या फेसबुक पर उसके व्यक्ति के प्रति उस पर आपत्तिजनक कमेंट करते हैं। तो जब साइबर सेल के पास इसकी लिखित शिकायत जाती है तो इस प्रकार के प्रकरणों में सर्वप्रथम कानून व्यवस्था को भी मजबूती से कदम उठाने होंगे। जो जिला मुख्यालय पर साइबर सेल स्थापित किए गए हैं, इस प्रकार की जैसे ही उन्हें शिकायत मिलती है उन्हें तत्काल उस फर्जी आईडी बनाने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर कठोर कार्रवाई करनी होगी। ये तो आपने चर्चा कर दी कि कानून क्या करेगा, कानून के क्या कार्य हैं। हम आपसे शेयर करते हैं कुछ बातें ऐसी कि जो हमने अनुभव किया है। यदि आपके पास रिक्वेस्ट आती है किसी भी आईडी के माध्यम से, आप सबसे पहले उस आईडी को चेक करिए कि ये व्यक्ति हमारा परिचित है या नहीं है, हमारा फ्रेंड है या नहीं है। उसकी प्रोफाइल खोलिए, वो किस प्रकार आपकी विचारधारा के तहत आपके फेवर का है, विपक्ष का है, उसके शब्द चयन कैसे हैं। यदि आप उन चीजों पर गौर करेंगे, उसने अपना चेहरा लगाया है नहीं लगाया है, उसका नाम प्रॉपर उसने अपना शो किया है या नहीं किया है, तो ऐसी आईडियो से हम रिक्वेस्ट कंफर्म करें। अदरवाइज यदि आपका परिचित नहीं है तो आप और हम चाहें तो उसको फ्रेंड कंफर्म ना करते हुए ब्लॉक भी कर सकते हैं। कई जगह आपने देखा होगा, हम और आप पोस्ट लिखते हैं, उन पोस्ट के माध्यम से कमेंट आना शुरू होते हैं। जिन आईडियो को आप नहीं जानते हैं उन आईडियो के माध्यम से भी कमेंट आते हैं। भद्दे भद्दे गंदे गंदे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कई लोग कमेंट्स करते हैं। तो बेहतर होगा हमारा आपके छात्र संगठन से और आपके छात्र संगठन के माध्यम से जो आपसे जो लोग जुड़े हैं, यदि आपको किसी भी आईडी के शब्द चयन गैर मर्यादित, अमर्यादित, अशोभनीय यदि आपको लगते हैं तो कम से कम मेरा हाथ जोड़कर विनय है कि ऐसी आईडियों को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दें, अनफ्रेंड कर दें और दूरियां बना लें। ये हमने अपनी तरफ से निजी राय आपके लिए दी है। अब हम बात करेंगे कोरोना की। हमारा देश बहुत बड़ी बीमारी से जंग लड़ रहा है। दमोह सुरक्षित है, लेकिन दमोह जिले से लगे हुए जितने भी जिले हैं सब संक्रमित हैं। वहां कहीं ना कहीं एक ना एक पॉजिटिव केस पाया गया है। आप अपने संगठन के माध्यम से इस दमोह की जनता के लिए लॉकडाउन के दौरान क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सेवाएं दे सके हैं, उनका उल्लेख भी थोड़ा सा हमें साझा कीजिए। निश्चित तौर पर जो कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है, इसकी जकड़ में हमारा समूल भारत देश भी है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और दमोह जिले के उन जागरूक लोगों की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ, कि वर्तमान स्थिति में हम ग्रीन जोन में हैं। परंतु यह अत्यंत हर्षोल्लास मनाने वाला कोई विषय नहीं है। जिस प्रकार से लोग सड़कों पर बिना किसी कार्य किए हुए निकल रहे हैं घरों से, वह निश्चित रूप पर चिंता का विषय है। क्योंकि प्रशासन पर दबाव बनाकर जिस प्रकार से बाजार खुलवाए गए हैं, मैं उन लघु व्यापारियों की तकलीफ समझता हूं जिनके लगभग 40 दिनों से टोटल दुकानें बंद रहने के बाद उनके घर परिवार का जीवन यापन करना उनको परेशानी जा रही थी। परंतु मैं शासन प्रशासन से यह भी कहना चाहूंगा कि आपने उन लघु व्यापारियों की बात को रखते हुए लाखों लोगों की जिंदगी का ख्याल नहीं रखा है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। यदि प्रशासन और पुलिस कठोरता से इसकी जांच और पड़ताल करेगा तो मेरा मानना है कि 30 से 35% लोग ऐसे हैं उसमें कि जो बिना किसी कार्य के लिए केवल घूमने और टहलने के लिए बाजारों में निकल रहे हैं।
तो मेरा मानना है कि सर्वप्रथम तो इन बाजारों के लिए कुछ दिनों के लिए और बंद किया जा सकता है, क्योंकि हम ग्रीन जोन में हैं और चारों ओर से घिरे हुए हैं। चाहे सागर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे टीकमगढ़ हो, इन तीनों जिलों में कोरोना के पेशेंट हैं। संगठन के माध्यम से विगत 30 दिनों से हम 200 परिवारों के लिए हम लोगों ने चिन्हित किया और गरीब लोगों को हमने असहाय लोगों को चिन्हित किया, जिन्हें हम सुबह या शाम का भोजन, दिन में एक टाइम का भोजन हम लोग उन लोगों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। और बात अगर पुलिस की जाए तो जो हमारी सेवा में अपना घर परिवार छोड़कर 24 घंटे लगे हैं, तो हम सबके मार्गदर्शक जो रहे हैं आनंद भैया, उनकी स्मृति में हमने सिटी कोतवाली दमोह में एक सैनिटाइजर बॉक्स का स्थापना करवाई है। बहुत बढ़िया। ताकि आवाजाही कम करने वाला आम जनमानस एवं पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, वो वहां से आने जाने के पूर्व उसमें सैनिटाइज होकर सुरक्षित रह सकते हैं। हमारी आगामी भी रणनीति है कि यदि देश सुरक्षित करने के लिए सरकारों के माध्यम से यदि आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, तो हम संगठन की रूपरेखा के माध्यम से आगे भी गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों के लिए जो भी हमसे हर संभव मदद होगी हम करने का प्रयास करेंगे। कृष्णा, अभी हम फेसबुक लाइव के कमेंट्स पढ़ रहे थे, जब आप जवाब दे रहे थे, तो एक कमेंट्स आया है कि जैसे बरगद के नीचे घास नहीं होती है और आप गैर राजनीतिक छात्र संगठन चला रहे हैं और आपने कहा है कि हम छात्र संघ के चुनाव में फाइट करने जा रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े खलीफाओं जैसे बड़े बड़े संगठन हैं, उनके पास पावर है, पैसा है, कैसे जूझेंगे, कैसे लड़ेंगे? किसी भी अच्छे कार्य करने के लिए मैंने आपसे पूर्व भी कहा भैया कि अच्छे कार्य करने के लिए अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है। हमारे संगठन में मैं सौभाग्यशाली हूं कि जब शुरू से हमने संगठन की स्थापना की थी आज से 5 वर्ष पूर्व, तभी से हमारे पास ऐसे युवा हैं लगनशील, ईमानदार और कर्मठ, जो निश्चित रूप पर कंधे से कंधा मिलाकर अच्छी एवं विपरीत परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देते हैं। निश्चित रूप से किसी संगठन को चलाना और उसे अच्छे से प्रेजेंट करने का प्रमुख जो माध्यम होता है, उसकी रीढ़ की संगठन की रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसके कार्यकर्ता और पदाधिकारी होते हैं। हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अच्छे कार्य करने के लिए कि जरूरी नहीं है कि हम किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के संरक्षण में काम करें, किसी राजनीतिक दल से जुड़कर कार्य करें। हमें कुछ अच्छा करना है, अच्छा कार्य करने का हमारा संगठन निरंतर प्रयास कर रहा है। तो कई लोग आए, कई चले गए, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गईं। हम लोग भी निरंतर 5 वर्षों सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। कई राजनीतिक दलों के माध्यम से हम लोगों को दबाने का प्रयास किया गया, सरकारें कोई भी रही हों, सत्ता में कोई भी व्यक्ति रहे हों। पिछले छात्र संघ चुनाव में भी हमने दमोह के शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय से चुनाव में फाइट किया था। और स्थिति वर्तमान भैया मैं आपको बता दूं, स्थिति ये थी कि सत्ताधारी पार्टी के छात्र संघ के जो पदाधिकारी गण थे, उनके पास मात्र 12 सीए थे और हमारे पास 32 थे। परंतु उन विपरीत परिस्थितियों में हम झुके नहीं, हटे नहीं, और अंत में क्या हुआ कि शासन प्रशासन उस सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हम सभी 32 बालिकाओं के जो हमारे संगठन की कैंडिडेट थी, उनके नामांकन प्रशासन द्वारा कूट रचित तरीके से सभी के निरस्त कर दिए गए। फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में हमने कभी झुकना नहीं सीखा है, न डरे हैं, न झुके हैं। हम निरंतर गैर राजनीतिक रूप से निश्चित ही आगे कार्य करते रहेंगे। चलते चलते कोरोना के ऊपर भी थोड़ा सा संदेश इस दमोह शहर की आवाम के लिए आप अपने संगठन के माध्यम से क्या सतर्कताएं बरतनी होंगी हमें और आने वाले समय में? संगठन की ओर से मेरा समस्त जिले वासियों से मेरा आग्रह है कि जितना अधिक से अधिक हो आप अपने घर पर रहें। बाजार खोले गए हैं निश्चित रूप से आप सभी की सुविधा और सुरक्षा के लिए और आर्थिक दृष्टि के मद्देनजर खोले गए हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली प्रतिदिन बाजार जाएं। हफ्ते में एक बार जाएं, आप एक हफ्ते का सामान एक बार में खरीदें और अधिक से अधिक लोगों से दूरियां बनाकर रहें। क्योंकि यदि हमें ग्रीन जोन में रहना होगा तो लोगों से दूरी बनाकर रहना होगा। हम सोशल तो नहीं परंतु फिजिकल डिस्टेंस कह सकते हैं कि लोगों से शारीरिक दूरी बनाकर हमें चलना होगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। जितना कम हो उतना घर से बाहर निकलें, लोगों से कम मिलें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें।
बहुत अच्छे शब्द का चयन किया आपने। जी। सोशल डिस्टेंस की जगह पर वाकई में फिजिकल डिस्टेंस शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। आज के कार्यक्रम में ये थे छात्र क्रांति दल के जिलाध्यक्ष भाई कृष्णा पटेल जी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय 5 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।